उप्स जैसा मैंने आपको बताया 3 बेसिक फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे हम। तो आप में से कौन कौन बच्चा ये जानता है व्हाट डू यू मीन बाय एनकैप्सुलेशन? एक्सप्लेन करिए। एक ऐसी चीज में आप वो सोलर लेते हैं कैसे जिससे कोई भी मार्केट कोई बंदा बिना डिस्ट्रीब्यूशन के कोई एक्सेस नहीं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हमें उसे डेटा को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए उसमें क्या चीज़ होती है? इसके अंदर सारे अब उसके किसी डाटा को अगर हमें एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या साधन होता है, उसमें क्या प्रावधान है? फीचर्स के बीच में कम्युनिकेशन कर देते कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैं मेथड्स। मेथड्स यूज करते हैं। अब मेथड्स तो ठीक है, मेथड से कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं। दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वी नीड अ मेथड्स। विदाउट मेथड वी कांट कम्युनिकेट। बट मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट है कि अगर मैं किसी मेथड से कम्युनिकेट कर भी कर पा रहा हूँ, तो अभी तो आपने बोला कि क्लास के अंदर जो चीज़ होती है वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट वी आर नॉट एबल टू कॉल, है ना? तो मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा जब मैं उससे कॉल ही नहीं कर पा रहा? तो क्या चीज़ होती है जिससे वो हम कर पाते हैं? ऑब्जेक्ट Object is okay. Object is able. With the help of object, we will just use the properties. क्या हम क्लास की सभी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर लेते हैं क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कैसे पता चलता है कि हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे नहीं? एक्सेस मोड कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट प्रोटेक्टेड है ना? क्या बोलते हैं उसे हम? एक्सेस स्पेसिफायर। तो अगर एक्सेस स्पेसिफायर अगर हम उसके साथ लगा दें तो वो डाटा क्लास के बाहर भी एक्सेस हो जाता है ना? तो जैसा बताया जाता है कि द डेटा दैट वी यूज इन अ क्लास आर नॉट एबल टू एक्सेस आउटसाइड द क्लास। वो तभी तक पॉसिबल है जब आपने डाटा को प्राइवेट कर रखा हो। लेकिन डाटा अगर प्राइवेट नहीं है, दैट इज इजीली एक्सेसिबल, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। फाइनल। तो हमारे पास क्लास में डाटा डालने से होता क्या है, अब इस कॉन्सेप्ट को और नॉन टेक्निकल वे में समझाइए। व्हाई वी नीड अ क्लास? नॉन टेक्निकल वे समझ में आता है? नॉन टेक्निकल वे मतलब चीजें समझ में आ जाए। अब उसको क्या पता है एनवायरनमेंट वेरिएबल, डाटा हाइडिंग, पता चलेगी टेक्निक टर्म्स आप यूज कर लोगे तो सब नहीं पता चलेगा। अब आप एक्सप्लेन करो कि व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनकैप्सुलेशन ऑफ द क्लास। ये क्या कॉन्सेप्ट है? नॉन टेक्निकल वे में समझाओ कोई भी बच्चा। ये मेंशन करता है देते जाओ, देते जाओ। ओके। कैप्सूल हो गया जिसके अंदर जो टाइप ऑफ सेंस होते हैं उसको कार्बन बाहर कोडेड करके एक बैकअप कोई बच्चा समझ गया हो तो मुझे एक्सप्लेन करो। इन्होंने कैप्सूल का कुछ बताया। एनीबॉडी प्लीज एक्सप्लेन। बताओ। इन्होंने बताया, कुछ बताया, समझ आ गया? तो कैप्सूल में वो दवाई में वो डाटा डालने से हमें क्या फायदा हुआ? वी नीड वी आई एक्चुअली वांट ऑब्जेक्टिव। व्हाई वी नीड, समझ मेरी बात समझिए। अभी बनाऊंगा 2 लाइन की थ्योरी पढ़ाऊंगा, खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मेरा मतलब वो रहता ही नहीं है। आप लोगों को मैंने स्ट्रिंग भी पढ़ाई थी, कुछ अलग ही लेवल से पढ़ाई थी। पर्पस था ही नहीं आपको रट्टा करवाना और खत्म करवाना कोर्स। पर्पस ये है कि आप यहाँ से पढ़ के गए और 4 बिरादरी में कहीं बैठेंगे तो आपको ध्यान होगी स्ट्रिंग होती क्या है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग एनकैप्सुलेशन क्या होता है, समझ रहे हो? तो क्लास का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ आप जानते हो। तो मुझे वो समझाने के इसमें लोग वाई वी नीड अ कैप्सूल, है ना? डेटा इंक्रिप्शन सर, डेटा इनकोडेड करके रखा जाए जैसे डेटा डेटा। डेटा को एनकोड करके रखा जाए, इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें सर सामने वाला बंदा जान नहीं पाएगा ये इस इनकोडेड डेटा में लिखा क्या हुआ है। अगर जैसे आप कि इसकी डेफिनेशन पढ़ी हो ना क्लास की, तो उसमें कुछ और लिखा होता है, असेंशियल इंफॉर्मेशन। एक शब्द आता है असेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब जब डेटा ही नहीं जान पाएंगे तो फिर क्लास में, अरे गेटिंग, अगर हमें डेटा ही नहीं पता लगेगा तो हम क्लास में रखेंगे ही क्यों?
फिर तो कोई फायदा ही नहीं बना हुआ हमारा डाटा को रखने का। बताते जाओ, आपके आइडियाज आ रहे हैं, काफी हद तक सही जा रहे हो, कुछ चीजें हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं। कैप्सूल आपने बनाया, कैप्सूल को बनाने का फायदा क्या है? आप कैप्सूल का एग्जांपल दे रहे हो ना, तो मैं कैप्सूल का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कहा सिर्फ कैप्सूल है, कैप्सूल में दवाई है, अंदर बंद है। अच्छा, कैप्सूल क्यों बनाया? टैबलेट भी तो बना सकते हैं, नहीं बनती? बीमारी तो टैबलेट से भी सही होती है, बताओ। तो वो बाहर एक्सप्लेट नहीं हो सकती। क्या चीज? कैप्सूल में टैबलेट में जो है वो बाहर रख जाओ जो आइदर अच्छा, कैप्सूल को रखने से खराब नहीं होता? कैप्सूल बाहर रख सकते हैं? वो एक मतलब एक यूनिट के अंदर है ना। अच्छा, तो कैप्सूल को जो बाहर भी होता है, क्या वो मेडिसिन नहीं होती है? मतलब उसको बाहर रख सकते हैं? आर यू सेइंग दैट कैप्सूल को पैकेट में पैक ना करें, खाली खुला छोड़ के दें? किसने बोला? एक सिंगल यूनिट की तरह टैबलेट होती है ना, आपने कहा टैबलेट को बाहर रखते हैं तो खराब हो जाती है, कैप्सूल को बाहर रख सकते हैं? उसके अंदर की दवाई खराब नहीं होगी मतलब कैप्सूल को बाहर रखने से? क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर से बोल रही बात। क्या कैप्सूल को पन्नी के अंदर से रख के दे दो, खराब नहीं होती है, मैंने तो पढ़ा है ऐसा। सर इसमें क्लास, मेथड और वेरिएबल तीनों को हम रख सकते हैं कैप्सूल के रूप में। वेरी गुड। स्ट्रक्चर क्या है फिर? प्रोग्रामिंग की नॉलेज अगर समझ रखते हो तो बताओ स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सर एक इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं सर हम। स्ट्रक्चर का भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं तो वेरिएबल। ऑब्जेक्ट तो हम क्लास का बनाते हैं, वो एक वेरिएबल ही होता है, रेफरेंस वेरिएबल। स्ट्रक्चर का भी बना सकते हैं, फर्क क्या है? देखो, आपने उत्तर का जवाब दिया, मैंने वितर्क किया। क्या बोलते हैं उसको, कहेंगे होता है ना तर्क वितर्क। और जैसे ही आप जवाब दे रहे हो, आपकी बात काट रहा हूं मैं, और आप उसका रिप्लाई काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे हो, तो टोटल इसका मतलब क्या होता है? यू आर हैविंग अ नॉलेज बट नॉट अ कंप्लीट नॉलेज, सो दैट्स व्हाई यू आर जस्ट स्टॉपिंग। आप वहीं पर स्टक हो जाते हो, चुप। क्योंकि वो 4-5 लाइनें आपको पता है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट। अगर रियल लाइफ से आप उसको कनेक्ट कर लेते ना कभी, नो बडी विल स्टॉप, नो बडी कैन स्टॉप यू। अब रियल जिंदगी में आप जीते हो, कोई चीज आपको खड़ा करके अपने उसके बारे में लेक्चर के लिए बोलता है, आप फटाफट बोलना स्टार्ट कर देते बिना सोचे समझे कि आपको बात क्या करनी है। दोस्तों से मिलते हो तो सोचते हो कि क्या बात करनी है, और धड़ बात चालू हो जाती है, अपने आप से कूद कूद के आती है ना? चलिए, अब मैं आपको मजबूर कर दूं क्लास बनाने के लिए। देखो, कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ और फिर आप मजबूर हो जाएंगे, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लास के बारे में कहा जाता है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? एनकैप्सुलेशन बनाई जाती है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी होती क्या है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो कहीं आपने जिक्र करा नहीं। चलिए, तो इसको ऐसे समझते हैं एक एग्जांपल से। ट्रेन का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेट सपोज अगर आपको यहाँ से उज्जैन जाना है, तो आप रेलवे स्टेशन गए, और रेलवे स्टेशन जाने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन। तो भाई रिजर्वेशन करवाने के लिए आप खिड़की पे गए, और खिड़की पे जाके आपने उसको बोला कि भाई मेरे को उज्जैन जाना है, मेरी टिकट बुक कर दो। तो वो टिकट बुक नहीं करेगा, तो क्या कहेगा? फॉर्म भर देगा, डेटा दो डेटा। मान लीजिए फॉर्म नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ उसको, वो कहेगा डेटा दो डेटा, लिख कर दो। तो आपको पहली बार में आपको समझ नहीं थी, आपने कागज फाड़ा, उसमें लिख दिया सेवा में स्टेशन महोदय, मेरा नाम ये है और मुझे उज्जैन जाना है, तो कृपया करके मेरी एक सीट बुक कर दें। कोई दिक्कत नहीं, फोन का फोन हो गया। उसने लिया और उसने देखा, अरे यार इसमें ट्रेन का नाम और नंबर तो लिख। उसको मतलब नहीं था फोन, उसको मतलब था कि आप इंफॉर्मेशन दें, बस वो बाकी मैं कर लूँगा। तो आपने फर्रा लिया और आपने फिर से डाला ट्रेन का नाम और नंबर। वो जो आपको बता रहा था आप वही कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था कि जानकारी चाहिए क्या, ट्रेन में डाटा सीट बुक करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अब आपने उसको वो दे दिया, फिर वो, अरे बेवकूफ इंसान, इसमें ये तो लिख स्लीपर का चाहिए कि एसी का चाहिए। अरे तुमने फिर लिखा मुझे स्लीपर का चाहिए। चाहते के साथ ही फिर उसने बोला प्रेफरेंस तो डाल, लोअर अपर मिडल कौन सा बर्थ चाहिए, मैं वो भी लिखा। फिर कहा भाई तुम यार बिल्कुल ही मतलब ऐसे इंसान, तुम इसमें ये तो लिखना भूल ही गए हो कि आपका आधार कार्ड नंबर क्या है। मतलब एक एक करके डिटेल बताई जा रही है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, समझ रहे हो, तो क्या होगा, भटकोगे ना। उस रोड मैप को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। आर यू गेटिंग? रोड मैप को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट।
अगर किसी चीज का पहले से टेम्पलेट होता है, यू नो वेरी वेल दैट कि आपको करना है क्या है। अगर आप शादी का कार्ड बनवाने जाते हो तो आपके दिमाग में आइडिया नहीं आता क्या बनवाना है, टेम्पलेट दिखाता है वो तुमको। विजिटिंग कार्ड बनाने जाते हो तो आप उसको आइडिया नहीं क्या बनवाना है, क्या दिखाता है, टेम्पलेट दिखाता है, दिखाता है नहीं दिखाता, जो रोड मैप है वो टेम्पलेट है। अब इसी को क्लास कहा गया है। क्लास की डेफिनेशन में पढ़ना, किताबों में लिखा होता है, इट वर्क एज लाइक अ ब्लूप्रिंट और एज लाइक अ टेम्पलेट। होता है कि नहीं होता? अब इससे फायदा क्या होगा देखिए, उसने क्या करा, इस चीज को, इसको छुटकारा पाने का एक तरीका निकाला। उसने क्या करा, काउंटर पे उसने ये समस्या देखी, भाई बड़ी दिक्कत होती है, हर बंदे को कब तक बताएंगे, टिकट बुक करूं कि उनको बताऊं कि क्या क्या करना है। तो उसने क्या करा, एक फॉर्म बना लिया, रिजर्वेशन के फॉर्म बना लिया। अब वो जो फॉर्म है वो एक क्लास की भूमिका में आ गया और वो एक टेम्पलेट का रोल प्ले कर रहा है। उसके अंदर क्या है, उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, भाई तुम्हें क्या क्या भरना है, उसमें क्या अलग अलग सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का यूज क्यों करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए। तो जैसे ही आपके पास फॉर्म गया, अब आपको उस बंदे से पूछना नहीं पड़ता कि मुझे क्या भरना है, तो वो आपको एक रोड मैप दिखा देता है, भैया ये जानकारियां भर दो, चाहे नीचे नीचे आराम से। तो वो आपको क्या दिखा देता है, रोड मैप दिखा देता है ना। और जैसे आप उस फॉर्म को भर के देते हो तो आपको पूछना नहीं पड़ता ना कि मैं क्या भरूं क्या ना भरूं, सारी डिटेल भरते हो, नीचे साइन मारते हो और उसको फॉर्म दे देते हो। जैसे ही आपने फॉर्म भरा, आपकी सीट वो सिस्टम में क्या करता है, रिजर्व कर देता है। तो जैसे ही आपने फॉर्म भरा, आपकी सीट रिजर्व हुई, एक एप्लीकेशन बन गई, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहां से दिमाग में डालिए, वो जो फॉर्म थे वो थी क्लास, और जब फॉर्म भर के सबमिट हो गया, बन गया एक ऑब्जेक्ट। सो व्हाट डज इट मींस, जब आपका फॉर्म सबमिट हुआ तब एक सीट रिजर्व हुई, पहले हुई थी नहीं ना, जब सबमिट हुआ तब हुई। इसका मतलब अगर उसके काउंटर पे 100 फॉर्म है तो क्या 100 सीट रिजर्व हो गई, ट्रेन तो खाली है। उसमें से 2 फॉर्म भरे गए, कितनी सीट रिजर्व हुई, 2। मेमोरी कितनों का एलोकेट हुई, 2। इससे क्या दिमाग में आया, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में क्लास बना लूं सैकड़ों, स्पेस नहीं लेते। जैसे ही मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्पेस लेना चालू हो जाएगा, है तो समझ। तो एवरी टाइम व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, इट विल टेक द स्पेस और इट विल क्रिएट एन एप्लीकेशन। जब भी किसी चीज की कोई एप्लीकेशन बनती है तभी वो स्पेस लेता है। मोबाइल पे ऐप बना के छोड़ देते हैं, स्टोर करके डाल दिया गूगल प्ले स्टोर पे, भाई जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तभी तो स्पेस लेगा, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उससे पहले कैसे हो जाएगा, नई चीज। और उसी के अंदर इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है वो आपके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए कम्युनिकेशन का जरिया बनाया जाता है। उन कम्युनिकेशन के जरिए को हम क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो मेथड्स होते हैं। लेट अस सपोज इफ यू वांट टू कैंसिल योर टिकट, क्या करते हो, एक मेथड होता है ना, बटन के ऊपर कॉल करते हो और वो कम्युनिकेट करता है और आपके ऑब्जेक्ट को कैंसिल कर देता है, आपकी इंफॉर्मेशन को कैंसिल आउट कर देता है। वो सारा प्रोसेस जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैंसिल कर रहा है, प्रोसेस का मतलब, प्रोसीजर का मतलब फंक्शन होता है। किसी काम को करने के लिए बनाया गया कोई तरीका, उसे हम प्रोसीजर कहते हैं, और प्रोसीजर को हम फंक्शंस कहते हैं। जैसे उसकी भाषा में आते हैं, नाम को बदलकर मेथड रख दिया गया है। ऐसा समझ के नहीं आया। अब यहाँ पर मैंने कोई टेक्निकल टर्म यूज करी, कोई यूज नहीं करी, और हर चीज कनेक्ट हो गई। सो दैट्स व्हाई इट इज अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अब कभी भी रहेगा दिमाग में बैठा रहेगा। यहाँ पर सारी जानकारी आ गई है, जैसे क्लास में कहा गया था, इट कंटेन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। भाई सही बात है, आप फॉर्म भरते हो तो इन्फॉर्मेशन डालते हो, अब वो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबमिट दबाते हो, सबमिट दबाते ही फंक्शंस फॉलो होते हैं, मेथड्स फॉलो होते हैं। और जैसा क्लास में कहा जाता था, इट कंटेन द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। फॉर्म में वही जानकारी पूछी जाती है जो आपको चाहिए होती है। अब वो फॉर्म में तुमसे ये थोड़ी ना बोलेगा भाई तुम्हारे हाथ के ऊपर कितने कड़े बंध रहे हैं, तुम्हारे अंगूठियों में, तुम्हारे उंगलियों में कितनी अंगूठियां हैं, उससे क्या मतलब उसको। ही नीड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट ही रिक्वायर्ड। ओके, और 2 ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो यूज करते हैं मेथड्स का। ओके, अब ये सारी कहानी यहाँ पर है, देख लीजिए इसको। तो एनकैप्सुलेशन डेटा और कोड को मिलाकर बनाया जाता है। डेटा स्टोर किए जाते हैं एट्रीब्यूट्स में, यानी वेरिएबल्स में, और जो कोड लिखा जाता है वो लिखा जाता है मेथड्स के अंदर। अब यहाँ पर एक टर्म यूज होती है, डेटा हाइडिंग। ओके, तो मुझे आप में से कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय डेटा हाइडिंग, क्या होता है डेटा हाइडिंग?
बताओ डेटा हाइडिंग क्या होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जरा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा हाइडिंग, प्लीज एक्सप्लेन। यानी कि मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, डाटा हाइडिंग इसके बारे में बताइए। एनकैप्सुलेशन तो हो गया ना, क्लियर हो गया आपको फंडा, आपकी डेफिनेशन थी, अब देखो मैंने भी कोई डेफिनेशन दी है, अब आप खुद देखो कौन सी डेफिनेशन आपको याद रहती है। नाउ सर जो यूजर से छुपाया जाता है सर डेटा, उसके पीछे क्या हो रहा है? जो यूजर से छुपाया जाता है उसके पीछे क्या हो रहा है, जैसे हम एक फोन बातें क्यों है। सर जैसे हम एक फोन बनाते हैं, ठीक है, जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम म्यूजिक बजाना या कैमरा स्टार्ट करना, वो तो हम यूजर को दिखा देते हैं। जो उसके पीछे वर्किंग होती है वो छुपाना डाटा हाइडिंग है। तो हम छुपाते क्यों हैं? क्योंकि सर अगर हम यूजर को इतनी चीजें बताएंगे तो यूजर खुद कंफ्यूज हो जाएगा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या हो रहा है, फिर उसको सारी स्टडी करनी पड़ेगी उसके पीछे। काफी हद तक पूरा इन्होंने सही बताया। अब एक एग्जांपल से इसको कनेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज आप कार चलाने गए, अब उसने कार चलाना आपको सिखाया, तो वो आपको क्या बताएगा, बेटा ब्रेक लगाओ गाड़ी रुक जाएगी। वो तुम्हें ये थोड़ी ना बताएगा खोल के कि कैसे रुकी, है ना। वो तुम्हें बताएगा एक्सेलरेटर दबाओ गाड़ी भगेगी, कैसे भगेगी ये बताना जरूरी नहीं है ना। नॉट एन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी डजंट नीड टू एक्सप्लेन। उसको एक्सप्लेन करे बिना भी गाड़ी चलाना सिखाया जा सकता है। तो वो जो चीजें आपसे छुपाई गई हैं, यानी वो जो चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, जिसके बिना वो चल नहीं सकती थी, लेकिन आपको सिखाने के लिए वो समझाना जरूरी नहीं था हमारे लिए, तो उस डाटा को मुझे हाइड करने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता, क्योंकि जरूरी नहीं है वो समझाना आपको, तो मैं उस डाटा को हाइड करके रखूंगा ना। तो इसी टेक्निक को कहा जाता है डेटा हाइडिंग। और ये डेटा हाइडिंग की टेक्निक हमें एनकैप्सुलेशन में ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो इसको एक टेक्निकल नाम दे दिया एब्स्ट्रैक्शन। इंटरव्यू पूछा जाता है एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन बताओ, दोनों साथ ही चलती है। अब देखो किसी ने ऐप बनाई फोन पे की, अब फोन पे की ऐप को कौन यूज कर रहा है, एक पढ़ा लिखा आदमी भी और एक नॉन पढ़ा लिखा आदमी भी। अब उस इंसान ने कभी जिंदगी में ये नहीं देखा इसके पीछे कोडिंग कैसे होती है, लेकिन उसको भी मालूम है अच्छा कितने 10 रुपए देने, ला स्कैनर ला मैं करता हूँ, करता है कि नहीं करता है। अच्छा 20 रुपए रहेगा, ऐसा कर, पकड़ मेरा कार्ड, इसमें भाई भेज दे मेरे को पैसे। नॉन टेक्निकल बंदा है और उसको भी मालूम है कैसे करता है। एक छोटे से बच्चे को भी आप सिखा दोगे तो वो सीख जाएगा। डजंट नीड टू डिस्क्राइब हाउ इट विल वर्क, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, नाइस। आगे देखिए नेक्स्ट। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का। इसको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं कि अगर क्लास में कोई डाटा आप डाल देते हो तो कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है और कौन सा डाटा नहीं है। तो जो डाटा इंपॉर्टेंट होता है तो आप उसको प्राइवेट कर देते हैं कि भाई उसको इजीली कोई एक्सेस ना कर सके, लेकिन जो डाटा आपको लगता है कि सार्वजनिक करना है आप उसको पब्लिक कर देते हैं। तो जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं वो अलग अलग पैकेजेस में बनती हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज में बनाई जाती हैं। तो उसको समझने के लिए 3 एक्सेस मॉडिफायर पे आप फिलहाल समझिएगा, एक पब्लिक, एक डिफॉल्ट, एक प्राइवेट। जो प्रोटेक्टेड होता है वो चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो बाद में लिखिएगा। अभी यहाँ पर लिखा जाता है पब्लिक और प्राइवेट। अगर किसी को आप पब्लिक करते हैं तो वो कहीं भी यूज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को प्राइवेट करते हैं तो वो केवल उसी क्लास में यूज हो सकता है, दूसरे में नहीं। जिस क्लास में आपने उसको प्राइवेट करा है वहीं पर इस्तेमाल होगा, बाकी दूसरे में नहीं होगा। डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर आप किसी के साथ कोई भी कीवर्ड नहीं लगाते हैं, ना पब्लिक ना प्राइवेट, तो उसे डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब डिफॉल्ट का एक्सेस बताइए कहाँ पर होता है। अगर हम किसी मेथड के साथ कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है, अब एक एक करके बच्चा बताना स्टार्ट करेंगे। श्रेय आपसे स्टार्ट करूंगा। अगर मैं कोई मेथड बनाऊँ क्लास में और उसके साथ में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर ना लिखूँ तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। तो वो मेथड कहाँ कहाँ पर एक्सेस हो सकता है, क्या उस मेथड को हम क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं? कभी कराऊँ नहीं कर सकते। श्वेता या स्वाति? स्वाति बताइए तुम्हारा क्या नाम था, बताओ। कर सकते हैं चाइल्ड तो प्रोटेक्टेड का काम है ना वो, तो डिफॉल्ट का थोड़ी ना है वो काम, वो तो प्रोटेक्टेड का काम है बेटा, है ना। तो बताओ अगर हम किसी के आगे कुछ नहीं लिखते हैं तो उसे क्या हम कॉल कर सकते हैं गवर्नमेंट में? क्यों?
पब्लिक कॉल होता है ना अपॉइंटमेंट में, तो डिफॉल्ट मतलब क्या, डिफॉल्ट मतलब पब्लिक हो गया। प्राइवेट करना तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्पेसिफाई नहीं किया तो मैंने उसको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो वो डिफॉल्ट होता है, तो डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट में तो पब्लिक मान लेगा। अच्छा पब्लिक मान लेता हूँ, तो वो कहीं पे भी यूज हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैंने करा तो क्लियर आंसर नहीं दे रहे हो। पब्लिक प्राइवेट की समझ अच्छी है, डिफॉल्ट का नहीं है आंसर, ये गलत है, दोनों ही गलत है हम लोग के। जो कह रहे हैं कि हो जाएगा वो भी गलत है, जो कह रहे हैं नहीं होगा वो भी गलत है। इट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, बीच का कोई पॉइंट है जो कहीं मिस यूज हो रहा है। चलिए आएंगे इस पॉइंट पर भी, प्रैक्टिकल करते वक्त आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द प्रोटेक्टेड, ये चाइल्ड क्लास में जब चलेगा तब आप इसको समझ पाएंगे, और डिफॉल्ट जो मॉडिफायर होता है इसको प्रैक्टिकल करते वक्त आप समझ पाएंगे। ओके, पब्लिक प्राइवेट जो बिना कुछ करे भी आप समझ सकते हैं, जो फिलहाल आपको समझ में है। सो दैट इज द रीजन कि आप लोग ना तो प्रोटेक्टेड को अच्छे से क्लैरिफाई कर पा रहे हो मेरे सामने, ना डिफॉल्ट को कर पा रहे हो, क्योंकि प्रायर जब आपको प्रैक्टिकली समझाया गया होगा तो वहां आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं करी होगी, ना आपने ढंग से पूछा होगा ये सवाल। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपको डिफॉल्ट और ये प्रोटेक्टेड बताया जाता है तो उसका जो सही मीनिंग होता है वो समझ नहीं आता है। दैट इज इट, किताबों में पढ़ा हुआ लेकिन आप उसको नहीं समझ पाए हैं, ना आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली ही पता लगती है। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर। क्लास में क्या होता है, जो मैंने बताया वेरिएबल होते हैं और मेथड्स होते हैं। क्लास एक तरह से टेम्पलेट का काम करता है, जो हमें गाइडलाइन करता है, रोड मैप देता है कि आपको क्या क्या इसमें मिलेगा। ऑब्जेक्ट जो होती है रन टाइम एंटिटीज होती हैं, इनको रन टाइम एंटिटीज इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्ट तभी बनता है जब उसकी क्लास कहीं अवेलेबल हो। अगर क्लास ही नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेट अस सपोज अगर आपको मैं कहता हूँ कि स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, तो भाई उस क्लास को पहले प्रोजेक्ट में लेकर आओ तभी बनेगा, वरना नहीं बना सकते। यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट द क्लास, देन यू विल हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के तीन बेसिक फंडामेंटल होते हैं, हर ऑब्जेक्ट की तीन मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है आइडेंटिटी, एक होता है बिहेवियर और एक होता है स्टेट। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिकनेस, बिहेवियर का मतलब होता है मूवमेंट। एवरी ऑब्जेक्ट शुड बिहेव, ओके, एवरी ऑब्जेक्ट शुड हैविंग सम टाइप ऑफ फीचर्स। नेक्स्ट होता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है उसकी करंट पोजीशन, उसकी करंट स्टेटस, कि उसका करंट स्टेटस क्या है। एग्जांपल के रूप में आप एक कार की बात करते हो तो हर कार का एक नंबर होता है। अगर आपने खरीदी नहीं है तो नंबर कहाँ से है, तो चेंजेस नंबर तो होता है कि नहीं होता है। यूनिकनेस तो है 100% है, कौन सी गाड़ी बाहर गई, आइडेंटिटी हो गई, कार हो गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट बिहेवियर। हर गाड़ी में बिहेवियर होता है कि नहीं होता, मूव करती कि नहीं करती गाड़ी, गाड़ी में फंक्शनैलिटी होती है, हॉर्न होता है, कम्युनिकेट करने के जो साधन होते हैं उसको बिहेवियर कहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करता है, तो कार भी कम्युनिकेट करती है। कार को आप चला रहे होते हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, यानी कार एक क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो क्लास के अंदर क्लास आ गई, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर क्लास। तो ये पॉसिबल है, जावा में भी पॉसिबल है, इनर क्लासेस होती है। ओके, अच्छा, रोड पर आप चल रहे हो, रोड पे रास्ते में रेड लाइट हो गई, तो गाड़ी को रोकते कैसे हो तुम, हाँ, ब्रेक लगा के। तो ब्रेक क्या हो गया, मेथड हो गया, वो कम्युनिकेट करता है। आप एक ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर बैठा हुआ था वो कार वाले ऑब्जेक्ट से बात करना चाहता है, ऑब्जेक्ट से बताओगे ना, उसके मेथड से बताओगे, उसमें क्या मेथड है, कैसे सुनेगा वो मेरी बात, उसमें क्या मेथड है उसको रोकने का, ब्रेक दबाओगे ना, या बोल कर देखने का भी चला गया, रुकेगी, क्योंकि वो सेम टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। इंसान होता तो रुक नहीं, उसको इंसान को रोकोगे, ब्रेक लगा कर रोकोगे, पकड़ लोगे उसे, तो बोलने से रुकेगा। पॉइंट समझ पा रहे हो क्या होता है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं कोई ऑब्जेक्ट। तो बिहेवियर। स्टेट का मतलब होता है करंट स्टेटस। अगर कोई कार है खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उससे पूछते नहीं हो कब लिया था, मॉडल क्या था, कितने की ली थी, बिल है, उसकी करंट पोजीशन पता करेगा। और हर ऑब्जेक्ट में एक मूवमेंट होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आज वो कल वैसा रहेगा पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें मूवमेंट जारी रहेगा, उसकी कलर्स बदल जाएंगे, फीचर्स बदल जाएंगे, चीजें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, डिस्ट्रक्ट होने लगेंगे। एवरी चीज दुनिया में जो आई है वो परिवर्तित होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा परिवर्तित होता है। ऑलरेडी यहाँ तक पॉइंट। नेक्स्ट आता है मेथड्स, मैंने बता दिए हैं, फंक्शनल लिखे जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं कम्युनिकेट करने के काम आते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी होता है क्लास के अंदर, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का जो काम होता है वो होता है मेमोरी को एलोकेट करने का। अगर आप लोगों को अपने प्रोग्राम में मेमोरी एलोकेट करनी है तो बिना कंस्ट्रक्टर के आप इस काम को नहीं कर सकते, है ना। तो
कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज होती है जो आपको मेमोरी एलोकेट करने में आपकी मदद करती है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम एक कीवर्ड का सहारा लेते हैं जिसका नाम होता है न्यू कीवर्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बिना न्यू कीवर्ड के कॉल नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टर हर क्लास में अवेलेबल होता है। आप जितने भी क्लास आप बनाते हैं उनमें कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये दिखता नहीं है लेकिन होता है। ठीक है, और जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसका क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट में क्या चीज होती है जो इनिशियलाइज होगी? पता मुझे ऑब्जेक्ट में क्या होता है संदीप? क्या होता है ऑब्जेक्ट में? इनिशियलाइज किस चीज को करते हैं? इनिशियलाइज का मतलब होता है किसी को वैल्यू देना। तो वैल्यू किसको देंगे? तो ऑब्जेक्ट में वेरिएबल होते हैं ना, एट्रीब्यूट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जितने भी आप एट्रीब्यूट लेते हो उनको वैल्यू देने की के बाद जो काम है वो कौन करता है? कंस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा कि जो आप क्लास में वेरिएबल बनाते हो उनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या कहलाते हैं वो? इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो भी आप क्लास में बनाते हैं उनकी कंस्ट्रक्टर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है। जैसे कि अगर कोई न्यूमेरिक है तो उसको 0 दे देगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको नल दे देगा। बस यही दो चीज होती है। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो क्या दे देगा उसको? 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या दे देगा? अब आप बताइए फ्लोट है मेरे पास तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगा? और स्ट्रिंग है तो समझ आ गया? तो डिफॉल्ट वैल्यू इस तरीके से मिलती है। ओके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई ओके। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे? हम यूजर का नाम, एज और मार्क्स प्रिंट करके देखेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो क्लास बनाते वक्त आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा कि क्लास एक तरह से एक टेम्पलेट का रोल प्ले करता है। तो क्लास में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, हम क्लास को डेटा देते हैं और बाद में डेटा लेते हैं। दिया और लिया, गॉट इट? इनको हम क्या बोलते हैं? देने और लेने को इनपुट आउटपुट, है ना? तो इनको हम एक तरह से बोल सकते हैं गेट और पुट। भाई दिया और लिया, गेट माने लेना, पुट माने देना। ओके, तो गिव एंड टेक का प्रोसेस चल रहा है। तो अगर क्लास में डेटा तुमको पहुंचाना है तो वहां पर आपको ये दोनों फंक्शन चाहिए, गेटर और सेटर। गेटर लेने के लिए और सेटर देने के लिए। आई अगेन रिपीट, अगर कोई क्लास आपके पास है तो क्लास को जब तक आप डेटा नहीं देंगे, क्लास आपके लिए एक तरह से स्केलेटन है, बेकार है, कुछ नहीं है वो। तो हम क्लास को क्या देंगे? डेटा देंगे। डेटा देंगे तो बाद में यूज भी करेंगे, लेना भी पड़ेगा। तो हर क्लास में क्या चीज बनाई जाती है? गेटर और सेटर। अगर आपने किसी क्लास में ये चीज बनाई है यानी उसके अंदर ये प्रावधान है, ये प्रोसेस आपने बनाई है कि डाटा उसमें जाया जा सकता है और उससे डाटा लिया जा सकता है। अगर ये मैकेनिज्म आपने उस क्लास में बनाया हुआ है तो इस तरह की क्लास को क्या बोलते हैं? अगर आपने को नॉर्मल क्लास में और इस तरह का मैकेनिज्म उस क्लास में नहीं है तो उस तरह की क्लास को क्या कहते हैं? और जिसमें ये मैकेनिज्म है उसे क्या बोलते हैं? अब क्लास पूछ लो, पर टीम मिलिट्री तुम्हें कहते हैं कि फलाना क्लास बनाओ, कैसे बनाओगे? उसका टेक्निकल नाम होता है बीन क्लास। नाम सुना है? देख लो, याद कर लो इसे। क्या बोलते हैं उसे हम? बीन क्लास। अब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको बोलते बड़े ऐसा कर, 2 बीन क्लास बना ले, एम्प्लॉय का डाटा आना जाना है, ठीक है? 2 बीन क्लास बना ले और एक ऐसा कर, एक नॉर्मल क्लास बना ले फंक्शंस के लिए। तो तुम पता है क्या करोगे? क्लास के आगे बीन लिख दोगे, क्लास बीन 1 बीन 2, है ना? ये कर डालोगे आप। तो बीन क्लास का मतलब क्या हुआ? जिसमें गेटर सेटर का मैकेनिज्म हो। अब जरूरी नहीं है मेथड का नाम गेटर सेटर है, मैंने क्लास का नाम बीन थोड़ी ना बोला है, टेक्निकल नाम है बीन। बीन क्लास का मतलब कोई ऐसी क्लास जिसके अंदर डाटा जाने और लाने का प्रावधान हो, उसे बीन क्लास कहते हैं। गेटर सेटर वो मेथड हो सकते हैं कुछ भी, किसी भी तरीके से जिससे डाटा उसमें पहुंचाया जा सके, लाया जा सके। हो गया आता? अच्छा, अब यहां देखिए इसी चीज का जिक्र हो रहा है। यहां पर बोला गया है कि भाई एक क्लास बनाओ और उसमें नाम, एज और मार्क्स डालो और बाद में लेकर आओ। ओके, आप ये दो चीज करेंगे जब भी ये कोड आपका फायर होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइल में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं।
तो हमने यहाँ पर लिखा, मैं यहीं पर एक क्लास बना देता हूँ इस जगह पर। ये हमने लिए क्लास, क्लास का नाम दिया मैंने एम्प्लॉय, और इसके अंदर जो जो चीज़ चाहिए मैं ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर प्राइवेट में लिख लिया एक तो नाम, एक एज और एक सैलरी। तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट ले लिया एज, और एक हमने डबल में ले लिया सैलरी। हो गई तीन चीज़ें। अब ये तीनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब मैं इन तीनों चीज़ों को यहाँ से डेटा देना चाहता हूँ। मतलब दिस इज़ माई मेन क्लास, दिस इज़ माई मेन क्लास ना, ये मेरी मेन क्लास है। अब मेन क्लास का क्या काम करेगी, इस क्लास से कम्युनिकेट करेगी ना। तो मुझे इससे कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट पे कम्युनिकेट होगा नहीं। अगर मैं इस क्लास से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, वी नीड ऑब्जेक्ट। आपस में दो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेट करने के लिए वो जरिया किसको बनाते हैं, मेथड्स को बनाते हैं। कोई काम करवाना है, कोई एट्रीब्यूट कॉल करना है, तो मुझे इस क्लास का क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। बिना ऑब्जेक्ट के नहीं कर पाऊंगा। तो अब आप मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाकर बताएं। बताओ, बनाओ। अरे मेरे को यही बताओ, पेपर पे नहीं बताना। एम्प्लॉय एम्प्लॉय ओबीजे ओबीजे इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय। तो इसमें ये बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओबीजे। ये गलत है। अगर ओबीजे ऑब्जेक्ट है ना, तो मेरे को एक काम करो, इसको हटा दो। जब ओबीजे ही ऑब्जेक्ट है तो इसकी जरूरत क्या, हटाओ इसको। और मेरे को इससे वैल्यू कॉल करके दिखाओ। यानी कि इसको प्राइवेट कर देता हूँ तभी कॉल होगा ना, प्राइवेट पब्लिक कर देता हूँ, प्राइवेट तो कॉल नहीं होगा, फिर कहोगे फिर कॉल नहीं होगा। अब तो पब्लिक कर दिया, अब तो कॉल होना चाहिए ना नीचे। तो मेरे को नेम को कॉल करना है, मैं कॉल करता हूँ ओबीजे डॉट नेम, और मैंने इसको वैल्यू दे दी राजू, दे दी मैंने वैल्यू राजू। अब मैं भाई इसको रन करूंगा, ये मैंने रन किया और देखते हैं क्या कहता है। तो हमारे लिए तो ऑब्जेक्ट यही था ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाता है, चीज पढ़ाया गया है। तो आपने कहा कि ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कॉल नहीं हो रहा भाई। तो ये बात तो गलत साबित हुई कि ओबीजे ऑब्जेक्ट है। तो ओबीजे ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो जिस चीज को आपने मना कर दिया था ऑब्जेक्ट, वो था क्या था, उसका नाम बताना जरा। न्यू एम्प्लॉय, यही था ना। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, इससे कॉल करते हैं बेटा नेम को, है ना। मैंने कॉल, मैंने कहीं लिखा ओबीजे, बताना जरा, कहीं है इसमें ओबीजे। अब कॉल करो, ये चलेगा, प्रिंट नहीं होगा, मैंने कहीं प्रिंट नहीं करा है, बट कोड चलेगा। चला ना, प्रिंट नहीं करा है मैंने। अपनी धारणा पहले ठीक करो। ऑब्जेक्ट कौन सा था, न्यू वाला। वो क्या था फिर ओबीजे, वो हमारे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था बस, है ना। क्या कर रहा था वो, उसको रेफर कर रहा था। वो उस ऑब्जेक्ट तक जाने का एक जरिया था। असली जो ऑब्जेक्ट था वो तो बेटा ये था, असली माल तो ये है। वो जो ओबीजे था वो इस घर तक जाने की ताली थी, बस उसको रेफर करता, एक पाथ था, ये रेफर कर रहा था। जैसे किसी के अंदर कोई डाटा स्टोर कर लेते तो एक्चुअली वो डाटा वेरिएबल, वो डाटा नहीं है। वेरिएबल में उसकी वैल्यू दिखा है, वेरिएबल को तो बदल सकते हो आप, एक्स वाई जेड, वैल्यू तो 44 ही रहेगा ना। आर यू गेटिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका न्यू कीवर्ड था, ये नहीं था। तो ये पॉइंट अपना दूर कर लेना। तो चलिए हम अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अब जब ये ऑब्जेक्ट होता है तो फिर वो क्यों लेते हैं भाई, क्यों लेते हैं फिर ऑब्जेक्ट, ताकि उसको नाम दे सके। अब मेमोरी में कोई अननोन कोई चीज आपने बना दी, उसका नाम नहीं है, तो उसको फिर रेफर कैसे करोगे। अब एग्जांपल, आप सब यहाँ बैठ गए, आप लोगों से मैंने नाम पूछा नहीं, तो मैं कैसे रेफर करूंगा कि यार कौन से बच्चे से क्या करवाना है। वी नीड अ नेम, आइडेंटिटी, कुछ तो चाहिए ना उसको, कोई तो मैं पहचान दूं, कोई तो नाम दूंगा ना जो उसको रेफर करेगा, ताकि मैं उससे काम करवा सकूं। तो हमें इसको नाम देना होता है उसको रेफर करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको एक नाम दे देते हैं। अब मैं इसको ऐसे ही आड़ा जैसा भी नाम नहीं दे सकता। जैसे हम इंसान है तो हमारे इंसानों जैसे नाम होते हैं ना, हमारे नाम ऐसे होते हैं, मोबाइल LG इधर और लैपटॉप इधर, ऐसे बोलता है कोई, इंसानों जैसे नाम होते हैं ना। तो वी आर इंसान, तो इंसान का टाइप और उसका वेरिएबल। तो मुझे इसको जो नाम देना है वो किस टाइप का होना चाहिए, एम्प्लॉय टाइप का। इसे दूसरे टाइप में थोड़ी ना डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको जो रेफर करूंगा, एम्प्लॉय टाइप का रेफरेंस बनाएंगे। बन गया।
ref एक कीवर्ड होता है, लिख कर दे जाएगा, मैं एक काम करता हूँ ई बना देता हूँ, फिनिश हो गया। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम है ई। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट से मैं इस क्लास के एट्रीब्यूट को कॉल कर सकता हूँ, लेकिन केवल वही एट्रीब्यूट जो पब्लिक है, प्राइवेट तो कॉल होता नहीं है। तो अगर मान लीजिए सिचुएशन ये आ गई कि डाटा प्राइवेट है और उसको यहाँ कॉल करो तो कॉल भी होगा, और डाटा को प्राइवेट रखा जाता है। अगर आप एनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हो तो एनकैप्सुलेशन का मतलब ही यही होता है कि डाटा प्राइवेट करो। अगर डाटा को आपने पब्लिक कर रखा है तो वो एनकैप्सुलेशन है ही नहीं। एनकैप्सुलेशन का मतलब डाटा को प्राइवेट रखना है। अब डाटा मैंने प्राइवेट कर दिया तो एनकैप्सुलेशन यूज इसलिए करते हैं ताकि डाटा को प्राइवेट किया जा सके, आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जा सके। अब डाटा प्राइवेट, डाटा को वैल्यू, तो डेटा को वैल्यू देने और लेने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसी का नाम होता है गेटर सेटर। अब डाटा को एक्सेस करना है, लेना है, देना है, इसीलिए इस तरह की क्लास को बीन क्लास कहा जाता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर कोई तरीका बनाऊंगा जिससे मैं इस डेटा को वैल्यू दे सकूं। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ सेटर मैंने एक मेथड बना दिया। अब मैं इस मेथड के अंदर ये तीनों वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। तीनों वैल्यू मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, x, y, z, और ये वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैंने उनको वैल्यू असाइन कर दिया, यानी नेम को x दे दिया, एज को y और सैलरी को z दे दिया। हो गया ना। अब मैं इस मेथड को अगर यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का सहारा लूंगा, और इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम दिया है मैंने, तो मैंने आपको समझाने के लिए भी क्या बोला कि मैं इस ऑब्जेक्ट का सहारा लूंगा। मैंने कभी ये बोला कि मैं इस ऑब्जेक्ट का सहारा लूंगा, तो टर्म्स का ध्यान रखो, शब्दों का ध्यान रखिए। मैं इस ऑब्जेक्ट का सहारा लूंगा और इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, ई, ये इसका रेफरेंस वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ई डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या नाम है मेथड का, सेटर, और इसमें 3 वैल्यू मांग रहा है, दे देंगे। तो मैंने व्यक्ति का नाम डाला राज, और एज डाली 21 साल, और सैलरी करती 32,000। हो गया। अब ये फ्लोट वैल्यू है, देखो ध्यान से, पर डबल है तो नॉर्मल चला जाएगा, फ्लोट होती तो एफ लगाना पड़ता मुझे। डेटा जा चुका है। अब इस डेटा के साथ क्या करना है, प्रिंट करना है, लिखना है, क्या करना है, इट्स योर कॉल। तो डिस्प्ले कराएंगे जिससे डाटा मैं बाहर निकाल सकूं, ले सकूं, तो गेटर मेथड बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ डिस्प्ले करके, वो मेरे लिए गेटर का काम करेगा। तो वॉइड डिस्प्ले, अब मैं यहाँ पर इन वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। तो उसके लिए मैंने लिखा नेम प्रिंट हो गया, फिर हमने लिखा एज प्रिंट हो गई, फिर लिखा हमने सैलरी, एंड इट विल डिस्प्ले द सैलरी। काम हो गया फिनिश। हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो एवरी इंफॉर्मेशन इट विल डिस्प्ले, ई डॉट डिस्प्ले, रन योर कोड एंड सी द आंसर। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा, इसी को एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछिए। यहाँ पे डाउट किसी का? ओके, तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ सवाल मैं दूंगा यहाँ पर, वो सवाल आप बना लेना। नाउ अगला है, इस बार हमें एरे पास करना है, यानी एक क्लास ऐसी बनानी है जिसमें हमें बहुत सारे बच्चों के स्कोर पास करने हैं। तो मान लीजिए स्कोर है मेरे पास 25, 30, 50, तो मैं 25, 30, 50 वेरिएबल थोड़ी ना बनाऊंगा। अब कल को मान लीजिए मुझे वैल्यू पास करनी पड़ गई 25, तो 5 करनी पड़ गई, तो आपने 5 वेरिएबल बना रखे, 6 करनी पड़ गई, तो 6 वेरिएबल बनाने जाओगे क्या, खराब हो जाएगी क्लास आपकी। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, देखो कौन सी क्लास थी, 544, एक और क्लास हम लेते हैं 5545। तो अभी आप जो मेन चीज सीख रहे हैं, क्लास में डाटा एक बार पहुंचा दिया, फिर तो नॉर्मली उसके साथ काम करना होता है जैसे आप मेन में करते हो। एनकैप्सुलेशन का मेन मोटो यही है कि डाटा एक बार वहां पहुंचा दो, फिर खेलो। अब आप खेलते समय कहीं अटक जाते हो तो प्रॉब्लम कहाँ है, दोबारा लॉजिक नहीं आता तुम्हें। और जैसे तुमने गाना सर मेरे को ये सेंटेंस में, ये भाई इसका प्रोग्रामिंग से क्या, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है, फॉर वाइल, डू वाइल, एरे वेरे का, ये लॉजिक का मुद्दा है। समझाया? अब मैंने कोई प्रोग्राम तुम्हें दिया, फिर तुम फंस गए। कहाँ फंसे हो तुम? लॉजिक में फंसे हो। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, बताने वाली चीज क्या है एज ए ट्रेनर मेरे लिए, कि डाटा ऐसे, ये इतना करना है तो इसके लिए क्या तरीका होता है, इतना चाहिए होता है तो इसके लिए क्या तरीका होता है।
ठीक है। अब इसमें से ये निकालना है, इसके लिए क्या तरीका बेटा, ये तो लॉजिक है, लगाओ तुम दिमाग, तुम वहीं अटकते हो लॉजिक में हमेशा। आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पहुंचने के बाद अब मेरे को डेटा पास करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है और ये इसमें काफी सारे नंबर हैं, ये कुछ नंबर है, अभी कितने भी हो सकते हैं। अब मुझे ये पूरा का पूरा डाटा एक क्लास को देना है। द रीजन इज दैट मैं इन सभी नंबरों को ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको ऐड करने के लिए मेरे को लॉजिक लगाना होगा। अब वो लॉजिक मैं मेन में लगा दूंगा तो मेन यूजर इस्तेमाल करता है, तो यूजर के लिए वो पूरा डाटा एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। और फिर यूजर के लिए अगर वो एक्सेसिबिलिटी हो जाती है तो यूजर को वो कोड फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रन करने के लिए समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्लाइंट को हम इतनी क्रिटिकल एप्लीकेशन नहीं देंगे, हम क्लाइंट को इतना खतरनाक मोड नहीं देंगे। अगर उसको फोन पे वाले रेडी वाले को तुमने बता दिया ना बेटा इसमें ना ऐसे ऐसे करते हैं ना, 4 लाइन का ये कोड लिखा जाता है, फिर अमाउंट नंबर यहाँ डाला जाता है, फिर ना इसको ले जाकर ना जावा के जीडीके पे रन करना पड़ता है, फिर एक एपीके इंस्टॉल कर लेना, फिर चला लेना। हाथ जोड़ देगा भाई तू कहाँ से लाया है इसको, तुम महान हो, कहाँ से आए, अपनी एप्लीकेशन अपने पास भेज देगा ना, तो वापस भेज देगा, आउट कर देगा। तो इसे हमें यहाँ नहीं करना है, क्लाइंट से नहीं करवाना है काम, हम उसको बना कर देंगे सिस्टम। हम उसको बोलेंगे कि तू काम कर, ये डाटा इसमें डाल दे, अपने आप जुड़ के आएगा, वो इसको समझ लेगा। उसको ये नहीं कहेंगे यहाँ बनाने के लिए नहीं बोलेंगे भाई। तो इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक क्लास का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्लास लिया ए, अब इसको मुझे एरे देना है। क्या देना है? एरे। तो आप में से कोई भी बच्चा हेल्प करो, कैसे दोगे? इंट सर, इंट। उनकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड दे दो और काम कर दो। मेरे को यहाँ पर कोई एरे, क्योंकि एरे जो साइज होता है वो क्या होता है, वो आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, आपको नहीं पता ना कितना डाटा आने वाला है। तो अगर आपने यहाँ एरे बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसको मेमोरी देना पड़ेगा आपको। एरे का साइज आर्बिट्री होता है, यानी कि बनाते वक्त आपको बताना पड़ता है। हाँ, जावा में 10 है ना। तो एक काम करो, आप नॉर्मल एक मेथड बनाओ, इसका नाम लिख लो गेट डेटा, और यहाँ पर एक एरे पास कर दीजिए। इंटीजर टाइप का एरे आने वाला है, आप इंटीजर टाइप का एक एरे पास कर दीजिए। अब होगा क्या कि मैं इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? स्वाति जी पानी पी कर आइए आप। ए लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मेमोरी डाली, उसके बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, गेट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, और इसको मैंने वो एरे पास कर दिया। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये पूरा का पूरा जो डेटा है आपका, ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ चला गया। अब खेल लो इसके साथ। क्या खेलना है मुझे इसके साथ? मुझे इन वैल्यू को ऐड करना है। ओके, तो इन वैल्यू को ऐड करने के लिए सिंपल एक लूप चलाएंगे ऊपर। अब बताओ पॉइंट समझ रहे हो क्या है? अब यहाँ मेरे क्लास से कोई वास्ता है नहीं है। अच्छा यही सर ऐड कैसे करेंगे? अरे तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे? अरे नहीं पढ़े? हाँ भाई संदीप पढ़े ना? अरे नहीं पढ़े? पढ़ना, किसी से वीडियो लेके पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ मेरा कोई रोल है? अब तो पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी होती है। अब तो ये नॉर्मल है यार, पहले पढ़ चुके हैं, हम डाटा ऐड कर लो, इसमें आ चुका है। कौन सा एरे जो होता है? एरे आर ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। अब हम जो डेटा पास कर रहे हैं यहाँ से चेक करेंगे, इंटीजर टाइप है तो मैं यहाँ पर इसको हैंडल करने के लिए इंटीजर ही लूंगा। अगर ये कैरेक्टर होता तो मैं कैरेक्टर लेता। स्ट्रिंग एरे हो गया वो, तुरंत जाएगा। आप स्ट्रिंग एरे बनाइए, क्यों नहीं जाएगा? सेम जाएगा। ओके इसे मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, पढ़ चुके हो तुम ये चीज़। अब हम क्या करते हैं भाई, गेट डाटा दे दिया, बस रन करके देखते हैं क्या बोलते हैं, देता उत्तर के नहीं देता, चेक कर लें।
कितना आ गया? अब हम क्लाइंट को क्या दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसको बोलेंगे बेटा ये मेथड कॉल कर ले और तेरे पे जितनी भी जानकारी नहीं आने दे, अपने आप आएगा। उसको दिमाग नहीं लगाना है ना। अब ये नंबर को कम करो ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट विल गिव यू आंसर। हो गया ठीक। और देखिए प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड पैकेजेस का इस्तेमाल है, ये आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखिए कुछ प्रोग्राम जो आप करेंगे। पहला प्रोग्राम लिखिए, इनपुट टू नंबर देन चेक विच वन इज बिगर। एनकैप्सुलेशन से करना है ये। इनपुट टू नंबर देन चेक विच वन इज बिगर। सेकंड लिखिए, विच वन इज बिगर। सेकंड लिखिए, अरे दो नंबर है, बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम बनाना है, देसी भाषा में लिखिए, दिमाग लगा रहे ज्यादा। दूसरा लिखिए, दो नाम डालने हैं और उन दोनों नामों को ऐड करना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास करो और उनको ऐड करके फुल नेम बनाओ। तीसरा लिखो, थर्ड के अंदर आप इंटीजर और फ्लोट दोनों तरह की वैल्यू पास करेंगे। इंटीजर भी फ्लोट भी, दो तीन वेरिएबल आप पास कर दीजिएगा। उसके बाद आपको उन सभी नंबरों को ऐड करने के बाद एवरेज पता करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 4 वेरिएबल पास करे जिसमें से 2 फ्लोट है 2 इंटीजर है, फिर आप उन सभी वैल्यूज की एक एवरेज निकालेंगे कि टोटल एवरेज कितना हो गया इन सबका। तो ये सारे काम आपको एनकैप्सुलेशन से करने हैं। ओके, अगले टर्म्स लिखिए नीचे हेडिंग डालकर जावा के अंदर, दिस कीवर्ड, कि व्हाट इज दिस कीवर्ड एंड व्हाई वी यूज इट। नीचे लिख लीजिए दिस कीवर्ड। अब ये क्या होता है इसको समझिए, दिस कीवर्ड का क्या रोल है। अब मैं आगे क्लास स्टार्ट करूंगा उससे पहले अब अटेंडेंस देना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज अपने अटेंडेंस पे ध्यान दीजिएगा और उसको एक ही दफा में खत्म करना। अभिषेक शर्मा, अमन, अमन सिंह, यस सर। अर्पिन, आशुतोष, हितेश, जयश्री, यस सर। मेघा, मोनिका कपूर, मोनिका यादव, यस सर। नियति, प्रदीप, प्रीत यादव, रोहित कुमार, सचिन पांचाल, संदीप, तनु, विपिन, अनुज सिंह, श्रेया, संदीप कुमार, प्रदीप, यस सर। अनीता, शशि, यस सर। स्वाति, संदीप बेहरा, अरबाज अली, यस सर। अक्षय, नहीं सॉरी लक्ष्य, शीनू। सर मेरी अटेंडेंस रह गई। नाम बताइए। हिमानी। फर्स्ट क्लास है आपका, यस सर। तो अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा हमें। ड्यूक कैट आईडी है 11195। इंट्रोडक्शन दो, बस मुझे दो चीज जाननी है, आपके एजुकेशन क्या और कोर्स आपने लास्ट में छोड़ा था कहाँ तक पढ़ा है, बस। सर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा है और मैंने लास्ट क्लास में यही पढ़ रहे थे हम लोग, कॉन्सेप्ट्स लाइक एरेज। अच्छा,
तो आपको इतना लेट ये लिंक मिला, अरे तो निकल भी गया यहाँ से, पास हो गया वो। हम्म? आपने क्लास के लिए तहकीकात नहीं किया कि क्लास चल रहा है, कब चलेगा, कौन लेगा? तो पहले मैम पढ़ा रहे थे तब यही था कि 2 वीक्स के बाद होगा। अच्छा। हाँ कब से नहीं जी, हो रहा है क्लास आपका? तो लास्ट 2 वीक्स से। तो लास्ट 2 वीक आपने कभी कोशिश नहीं किया काउंसलर को कांटेक्ट करने का? एक्चुअली सर मैम ने ये बोल दिया था कि 18 से ही क्लास स्टार्ट है आपकी, अच्छा। तो बीच में 2 वीक में एक तो दिवाली पड़ रही थी, तो इस वीक से हमें लगा कि क्लास होंगी ही नहीं इस वजह से। अच्छा, हमने एरे का जो कॉन्सेप्ट था वो तो हमने 4 और 5 में निपटा लिया था, है ना? चलिए, ओके। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अभी जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो है दिस कीवर्ड, कि जावा में दिस कीवर्ड का क्या रोल है। देखो यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है ए, और नॉर्मली इसमें हम कुछ डेटा ले लेते हैं, इंट एक्स और वाई। अब इसको वैल्यू देने के लिए मैं एक मेथड बना देता हूँ, सेटअप इंट ए इंट बी, और ये वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा एक्स असाइन ए, वाई असाइन बी, और इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड बना देता हूँ डिस्प्ले, और ये इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। जैसे कि एक्स की वैल्यू क्या है ये प्रिंट करेगा, यहाँ पर लिखा वाई की वैल्यू को, ये वाई की वैल्यू। अब हम इसे यहाँ पर कॉल करते हैं। तो क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और इस ऑब्जेक्ट से सेटर को हमने किया कॉल, और इसको हमने 2 वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद हम डिस्प्ले को कॉल कर देंगे। तो जैसा एज पर द लो और जो भी कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ये 10 और 20 छप जाएंगे, सही बात है। रन किया और 10 और 20 छप गए, दैट इज ओके। अब मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से, उनके जवाब आपको देने हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और मैं यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 वेरिएबल हैं और ये भी 2 वेरिएबल हैं। ये जो वेरिएबल हैं ये क्लास के अंदर बनाए गए हैं, तो इन्हें हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो ये कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। इंस्टेंस वेरिएबल ये हो गए आपके। अच्छा, ये जो 2 वेरिएबल हैं क्लास के अंदर नहीं है, ये मेथड के अंदर है। ये मेथड है, इनको मेथड के अंदर बनाया गया, तो इनको ना हम एक और स्कोप के नाम से जानते हैं, उन्हें बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो ये लोकल वेरिएबल। अब देखिए, अगर मैं इसका नाम एक्स और वाई है और इनके नाम अगर मैं एक्स और वाई रख दूं तो क्या होगा? एरर आएगा या नहीं आएगा? इनके नाम क्या है? एक्स और वाई। मैं अगर इनके नाम भी एक्स और वाई रख दूं तो क्या होगा? सर एरर नहीं आएगा, एक वार्निंग आ जाएगी सर। एरर नहीं आएगा, वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। इनको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट करता हूँ और वार्निंग देखते हैं कौन सी आती है। एक्स रखा, वाई रखा, कहाँ है वार्निंग? लाओ, वेयर इज द वार्निंग? सर कंपाइल टाइम पर कंपाइल टाइम पर आ जाएगी, ओके। चलो देखते हैं कंपाइल टाइम पे वार्निंग कौन सी आती है। रन किया, अबे तो उत्तर ही आ गया, कहाँ है वार्निंग? सर जो आपने कमेंट किए एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी, इसको एक्स इक्वल टू एक्स करेंगे तब वार्निंग आएगी सर। ओके, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करते हैं बेटा, तो अपनी सारी इच्छाएं बता दो आज। ले लीजिए। हाँ, अब मैं रन करता हूँ। यहाँ पर रन किया, चल जा भाई। हाँ, मैं रन करता हूँ। देखो, अब कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले आप इनको हटाओ, इन कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या? ये वाली? हाँ,
ये वाला, हाँ। मैं वो पूछ ही नहीं रहा था, मैं तो कुछ और पूछ रहा था। अरे बच्चों, मैंने पूछा है कि ये जो दो वेरिएबल मैंने बनाए हैं, क्या मैं इनके नाम एक्स और वाई रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? मेरा सवाल ये था। सर रख सकते हैं सर। मेरा सवाल ये था। मतलब मैं तुम्हें दिखाने ले जा रहा हूँ, चलो बेटा जवान मूवी दिखाएंगे, तुम्हारी नजर घूम रही है वहां गदर 2 पे। मतलब मैं कुछ और बता रहा हूँ और आप लोगों का ध्यान कहीं और ही जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो एक आदमी एकदम ऐसी अवस्था में पहुंचा देते हैं, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या था, अचानक कहाँ से आए हैं ये लोग, ऐसा ऐसा ध्यान आता है। ये क्या था, मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है, मैं तो कुछ और बता रहा हूँ। बीच वाले से कोई मतलब ही नहीं है हमारा, इसलिए मैंने कमेंट मार दिया था, डजंट नीड इट। मेरा तो सवाल कुछ और था, नीचे एरर ना आए इसलिए मैंने कमेंट मारा था। क्यों एरर ना आए? क्योंकि वहां मैंने ए बराबर कर रखा था, बी बराबर कर रखा था। सेंस बहुत जरूरी होती है, जिसको बोलते हैं चेतना। चेतना का एहसास। भाई साहब मैं इसको पूछ रहा हूँ तो तुम्हारा ध्यान यहाँ इस सवाल पर रहना चाहिए। आड़ा तिरछा बताया, तो सवाल आड़े तिरछे ट्रैक पे नहीं। मेरा क्वेश्चन था कि ये जो दो वेरिएबल हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये जो दो वेरिएबल थे कुछ समय पहले ए और बी थे, क्या इनके नाम सेम रखे जा सकते हैं? तो उत्तर आया था रखे जा सकते हैं, बट वार्निंग आती है। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वार्निंग ऐसी कुछ नहीं आती, आप रख सकते हो। यहाँ पर क्यों जा रहे हो? यहाँ से मेरा मतलब ही नहीं है। मैंने पूछा कि अंदर मैं कुछ लिखूं कि ना लिखूं? मैंने पूछा कि मैं इसके नाम सेम रखना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ कहाँ है वार्निंग, मुझे दिखाइए कहाँ है वार्निंग। दुनिया भर का हमने रन कर लिया, कंपाइल कर लिया, कहाँ दिखे मुझे वार्निंग? Doesn't have any type of warning. So we can write. The reason is that दोनों वेरिएबल अलग अलग होते हैं। लिख तो रखा है कि इंस्टेंस है, लोकल है। दो वेरिएबल सेम होते हैं, अगर सेम स्कोप के होते हैं तो उनके नाम सेम नहीं हो सकते, ठीक है? लेकिन दो अलग अलग स्कोप के हैं तो उनके नाम सेम रखे जा सकते हैं। समझ आ गया? तो यहां पर हमें दिख रहा है एक्स वाई, यहां भी दिख रहा है एक्स और वाई। अब ध्यान से देखना, अब क्या होता है, मैंने इस एक्स को यहाँ पर कॉल करा और उसको ये एक्स की वैल्यू दे दी, फिर वाई को कॉल करा, उसको वाई की वैल्यू दे दी हमने वैल्यू। अब इस केस को देने के बाद यहां से कोड को पढ़ते हैं। ये जो आपने 10 डाला, ये 10 चला गया यहाँ पे, ठीक है ना? फिर आपने ये जो 20 डाला, ये 20 यहाँ से घूमता घूमता यहाँ चला गया, और आपके जो दोनों वैल्यू है वो एक्स और वाई में चली गई, है ना? अब जब मैं इस डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो इसके उत्तर क्या प्रिंट होंगे, ये बताओ मुझे। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, पहले भी तो लोकल वेरिएबल में कर रहे थे जब ए और बी थे। अब सेम करने से दैट इज ओके। अब सेम करने से क्या दिक्कत आई? सर कंपाइलर कंफ्यूज हो गया सर। कंपाइलर क्यों कंफ्यूज हो? कंपाइलर कंफ्यूज होगा तो सीधा एरर देगा तुम्हें। क्या बात कर रहे हो? कंपाइलर कंफ्यूज सीधा एरर आएगा? तो थोड़ी ना, इसमें कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हुआ है, ठीक है? तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए। द प्रॉब्लम इज दैट वी हैड टू अपग्रेड आवर नॉलेज। विच टाइप ऑफ नॉलेज? ये जो वेरिएबल आप बनाते हो इनका स्कोप होता है, इनकी लाइफ लाइन होती है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज होता है, कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज होता है, इनकी लाइफ लाइन कहाँ होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो स्कोप को समझना है। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ये पूरी क्लास में अवेलेबल होता है, यानी ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये क्लास हमारी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म होती है। अब इस पूरी क्लास में कहीं पर भी अगर आप एक्स और वाई लिखते हैं वो इसी को कॉल करेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर एक्स और वाई कॉल किया है, तो ये वाले एक्स वाई कॉल हो रहे हैं, ये वाले नहीं हो रहे। समझ में आ गया? अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। जो लोकल वेरिएबल है वो ये दो है, तो भाई इसकी भी एक लाइफ लाइन होती है। इसकी जो लाइफ लाइन होती है वो ये होती है कि ये जो मेथड होते हैं ये केवल उसी मेथड में कॉल होते हैं, उसकी लाइफ लाइन यहीं तक होती है। अगर मैं इन दो वेरिएबल को इस मेथड के बाहर कहीं कॉल करूंगा तो होंगे ही नहीं कॉल, है ना?
अब इस घर में अगर आपने कभी भी एक्स वाई कॉल कर लिया, समझ जाना ये लोकल वेरिएबल को कॉल करेगा, इंस्टेंस को कॉल नहीं करेगा, क्योंकि प्रायोरिटी किसको देगा, वो अपने घर वालों को देगा। एक पड़ोस में रहता है संदीप और एक घर में संदीप रहता है, आपके घर में आवाज लगाई संदीप, पड़ोसी का बच्चा बाहर आएगा क्या, बताओ, आप ही आओगे ना, सेम हो रहा है यहाँ पे। आवाज लगाई एक्स, तो ये भागेगा ना, ऊपर का क्यों आएगा, पड़ोसी है ये, क्यों आएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो जो दो डेटा आपने नीचे डाले थे 10 और 20, वो यहां आए तो थे और आकर यहीं रह गए, कभी भी वो यहां पहुंचे ही नहीं। उसके बाद जब आपने डिस्प्ले को कॉल करा, तो डिस्प्ले को कॉल करने के बाद एक्स और वाई की दो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो ये वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई, बताओ, तुमने उत्तर दिया था, क्या प्रिंट होगा, ये सर वो क्लास वेरिएबल जीरो। जीरो और जीरो। ये जीरो और जीरो क्यों प्रिंट हुआ, वजह बताओ। अब जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि क्यों हुआ, अब आपको कारण पता लगा ना, दैट इज द रियल वजह, स्कोप की वजह से हो रहा है ये। कभी कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, कभी दूसरे नाम कर दिए, कभी फलाना, दैट इज द रियल। वो आपसे रियल वजह जानना चाहता है ना, टेक्निकल आंसर कैसे देना, तो वजह पता लग गई हमें, भैया स्कोप का फर्क है, स्कोप का चक्कर है। अब ये बताओ जीरो जीरो क्यों है, इसका वजह दो, कारण दो। मैंने तो नहीं करा इनिशियलाइज, ढंग से बता लो किसने करा इनिशियलाइज, कौन कर रहा है इसको। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बोला था, आप जब यहाँ से कोर जावा पढ़ के जाएंगे, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, जो जो चीजें बताई गई है, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, आप इंटरव्यू में फेल नहीं होने वाले, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में फेल हो रहे हो उसके बाद भी, है ना, तो ध्यान रखना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो आपकी नाकामयाबी है बस, ये नाकामयाबी। ये जो आंसर मैं पूछ रहा हूँ ना, थोड़ी देर पहले उत्तर दिया था, किसी भी क्लास में जो डेटा होता है उसको इनिशियलाइज करने की जिम्मेवारी कंस्ट्रक्टर की होती है। और जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, उस कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो कि क्लास में होता तो है, दिखाई नहीं देता। उसका बेसिक नेचर होता है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं उनको जीरो दे देता है, और जो ऑब्जेक्ट वैल्यू होती हैं उनको नल दे देता है। तो मुझे इस क्लास में दो डेटा एक्स और वाई दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से न्यूमेरिक टाइप है। इसी वजह से मैं सीना चौड़ा करके खुले में बोल सकता हूँ कि जीरो मिलेगा। दैट इज द रीजन। बोलोगे तो ही तो हो सकता है। वो दादा ने इंटरव्यू फेल कितने बड़ा नहीं, तुम्हारी गलती है बेटा, तुम नहीं बता रहे। आगे यहाँ पर अभी से रन करेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा, 0 है। उत्तर 0 आ गया। अब यहाँ अगला पॉइंट ये निकल कर आता है कि भाई मेरे को वैल्यू देनी थी, वैल्यू अब दूं कैसे। अगर इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों हम सेम हो जाए, और संदीप बैठा है, ऊपर से आवाज आती है संदीप इधर आ, ये भाग के गया, जाएगा ना भाग के। अब क्या तरीका है कि कैसे आवाज लगाऊंगा कि पड़ोसी का संदीप है। दोनों बैठ के घर में आपस में बात कर रहे हैं, ये घर में ही तो बैठ के बात कर रहे हैं, दो संदीप अलग अलग। पड़ोस के घर में होगा तो तुम्हें बुला ही नहीं सकता। अब दोनों नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूँ और आपके पेरेंट्स ऊपर बैठे हैं, वो उस संदीप को बुलाना चाहते हैं जो आपके बगल में बैठा है, तो उसको कैसे बुलाएंगे। तुम खुद लगाओ, दिमाग लगाओ। तुम अगर अपने घर में बैठे हो तो, और सोच के देखो, तुम बड़े हो, पेरेंट्स हो, तुम्हारे दो बच्चे वगैरह नीचे बैठे हैं और आपके बच्चे का नाम भी राहुल है और एक पड़ोसी का बच्चा भी बैठा है राहुल, तुम्हें उस पड़ोसी वाले बच्चे राहुल को बुलाना है, कैसे बुलाओ। रियल लाइफ को फील करो और बताओ। हाँ नहीं पता ना निक नेम क्या है यार, हमें नहीं पता उसका निक नेम क्या है। हाँ हम उसके पेरेंट्स के नाम से बुलाएंगे, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो कैसे बुलाएंगे उसको, इज्जत से बुलाएंगे। अरे वो सुमित के लड़के ऊपर आ, सुमित के लड़के राहुल, ऐसे कुछ करके बुलाएंगे।
या कोई ऐसे प्रोनाउंसिएशन करके, या मैं आपको बोलूंगा अरे संदीप ऐसा कर तो अपने फ्रेंड को भेज दे, मेरे को कौन सा फ्रेंड, अरे वो जो रामलाल जी का जो लड़का है उनको ऊपर भेज। आर यू गेटिंग? पेरेंट्स का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? अब हम हो सकता है सुमित पांचे हो तो अरे पेरेंट्स का नाम लेके तो बोलूंगा, तो पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखते हैं कैसे आएगा। तो ये मेरी क्लास है, पेरेंट क्लास, यानी मेरी ये क्लास है, दैट इज अ करंट क्लास। अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए इंस्टेंस ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं? इसका ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका उन्होंने दिया हुआ है, उसको कहते हैं दिस कीवर्ड। तो दिस का मतलब होता है इट इज द इंस्टेंस ऑफ अ करंट क्लास। किसी भी क्लास में, अगर कोई भी क्लास हो एक्स वाई जेड कोई भी, और उस क्लास में आप दिस कीवर्ड देख लो, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि भाई अगर एक्स क्लास में लगा हुआ है तो ये एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इससे मैं उसके किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ, इसलिए दिस इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोडिंग को कहीं देखें तो ऐसे दिखेगा आपको। नाउ इट्स परफेक्ट। अब देखो पड़ोसी के बच्चे गोरे थे ना, गोरे गोरे हो गए, दिख रहे हैं आपको? ये देखो ग्रीन कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साफ दिखाई दे रहा है कि उसने इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर दिया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ तो सर पहले से ही कंफ्यूजन ही नहीं था ना इसको, तो इसके किसी बच्चे का नाम था ही नहीं संदीप। गॉट इट? हाँ, अगर मैं यहाँ पर दिस लगा के कॉल करूं तो क्या ये कॉल होगा? अगर मैं यहाँ दिस लगा दूं तो क्या लगता है कॉल होगा? बताओ। होगा सर, कॉल होगा। कॉल होगा, ऑब्वियसली सी बात है। क्या गड़बड़ है? किसी भी बच्चे को उसके पिता के नाम से संबोधित करना एक सम्मान की बात है, ये अच्छी बात है यार। सचिन तेंदुलकर को पसंद नहीं है अगर आप उसे तेंदुलकर बुलाएं। सचिन तेंदुलकर को पसंद है कि उसके नाम को पिता के नाम से जोड़ के बुलाएं, इसलिए उसके नाम को बोला जाता है सचिन रमेश तेंदुलकर। ऐसा नहीं है तो पूरा नाम ऐसे बोलेंगे, राम भगवत प्रसाद। तो अब वो राम नहीं उठेगा जो उसका खुद का बेटा था, वो दूसरा उठेगा जो राम भगवत प्रसाद, जो भगवत का बेटा। जिस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चीजें बताई जाती हैं, ये चीजें जिंदगी जीते जीते अपने आप सीख जाते हैं, उनको सीख के नहीं आना पड़ेगा। तो जिसका जितना ज्यादा जिंदगी का अनुभव होता है, काम करने का अनुभव होता है, वो उन चीजों को उतनी जल्दी पकड़ लेता है। जब मैं प्लस टू करके आया, पढ़ाई के कीड़ों में रहा, वो किताबी ज्ञान कभी इसने बाहर देखा नहीं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, वो रट्टा मार लेते हैं। आप एक्सपीरियंस करके पढ़िए। मैंने कोई भी चीज आपको कोई डेफिनेशन किताब की दी नहीं है, मुझे नहीं पता मैंने क्या पढ़ा है, मुझे वो पता है कि जो रियलिटी होती है, अगर आप रियलिटी करके पढ़ गए, कॉन्सेप्ट एक भी नहीं भूलोगे। और जो इंटरव्यूअर आता है वो यही चेक करने आता है कि आपका ज्ञान कैसा है, यू आर थ्योरेटिकल और यू आर प्रैक्टिकल। और इंडस्ट्री में हमें प्रैक्टिकल बंदे चाहिए, मुझे वी नीड अ प्रैक्टिकल बंदा। अब चलो, और इंटरव्यू उसी बच्चे का क्लियर होगा जिसके पास प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, यानी उस चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका। और जो किताब की पढ़ी हुई डेफिनेशन पढ़ के गया और उससे बोल दिया कि बेटा वहां खड़ा हो और एक बार बोल के देखा जिसके बारे में क्या जानता है, अब उसने किताब में अगर पढ़ा है तो वो एक लाइन पढ़ के जाएगा, इट इज द इंस्टेंस ऑफ द करंट क्लास, और उसके बाद वो कुछ नहीं बता पाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको अभी कोई कीवर्ड दे देता हूँ, क्योंकि जिसकी जानकारी तुम्हारे पास है तो शायद खड़े होकर 5 मिनट बोल भी दो, जानकारी हो गई है, क्या दिमाग में आ गया, कुछ भी बोल सकते हो, आड़ा तो ऊपर नीचे, और जिसके बारे में तो बताए तो पूछे तो मैं एक लंबा लेक्चर भी दे सकता हूँ, खोद खोद के बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है किस कहाँ फिट करना है। अब मैं कहानी बनाकर बोल सकता हूँ, लंबा कह सकता हूँ, लेकिन हमें नहीं पता और मैं आपको एक कीवर्ड दे दूं, दैट इज कॉल्ड कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। बेटा आप बताओ, मैं कहूँ पढ़ लो जल्दी, तुम पढ़ लो तो कितना पढ़ोगे? 1 लाइन और 2 लाइन। अब वो खड़े होकर 2 घंटे लेक्चर दे, चल कितना दोगे? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप हैविंग द नॉन प्रिमिटिव रिटर्न टाइप, खत्म, फुल स्टॉप, डजंट नो अबाउट दैट। इस तरीके से जब वो आपको इंटरव्यू लेते हैं तो टेक्निकल बंदा होता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसे निकाल के फाड़ देता है, तब आप रुक जाओ, तुम्हें कॉल करके बताते हैं।
समझ गया? यू आर अ प्रैक्टिकल और यू आर अ थ्योरेटिकल। और जिसने भाई प्रैक्टिकल ज्ञान लिया है वो मैंने टाइम बता कितनी देर, तेरे को पता कितनी देर पढ़ना है ये टॉपिक, दाड़ 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 जितना खोल सकते हैं उतना खोलते हैं। समझ गए? चीज को जब बनाते हो तो उसको फील करा करो, ठीक है? और कोई भी किताबी ज्ञान होता है उसको तब तक ग्रास्प मत करो जब तक वो दिमाग में फोटो नहीं बना रहा है, तो पिक्चर बननी चाहिए उसकी कि ये था क्या। तो हमने देखो ऐसे ही याद कर रखा है, राम भगवत प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया। पिता का नाम ले रखा है हमने, सचिन गणेश तेंदुलकर पिता का नाम है, सचिन वही कौन होके आएगा। अच्छा ये डन हो गया, हम देश और ये आंसर आपके पास आ रहा है। अभी 12:50 हो गया, अटेंडेंस मैंने ले ली है, तो अटेंडेंस को आगे फॉरवर्ड करता हूँ। वेट करना बच्चों भी 1 मिनट। अच्छा अब जल्दी जल्दी एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम। ओके तो यहाँ पर हमें क्लास का पता लग गया है, क्लास क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, दिस कीवर्ड कैसे यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट की भूमिका क्या होती है, कंस्ट्रक्टर की भूमिका। अब थोड़ा कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर चेकआउट करते हैं। देखिए मैंने कहा था कि इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद है, बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा हूँ, है ना? तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की जिम्मेवारी कंस्ट्रक्टर की होती है। ओके अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाए। ओवरराइड समझ में आता है? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या आ रही थी, 0 और 0। मैं चाहता हूं कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 और 10 हो जाए। जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ऑटोमेटिक x में 10 चला जाए और y में 10 चला जाए। ये तभी पॉसिबल है जब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करने में कामयाब हो जाऊं। अगर हमने इसको अचीव कर लिया तो ये किया जा सकता है, ठीक है? तो चलिए कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर बनाते हैं, कैसे बनता है वो। कंस्ट्रक्टर को बनाते वक्त हमें 3-4 बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्टर बनाने में, देखने में, क्रिएट करने में बिल्कुल मेथड की तरह होता है। जैसा मेथड वैसा कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ये सेटर बनाया गया वैसे ही वो भी बनाया जाएगा। बना दो थोड़ी देर के लिए, बन गया। पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो इसका रिटर्न टाइप हटा दो। तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का होता है। हमारी क्लास का जो नाम है वही मैं इसको दे दूंगा। दे दिया। अच्छा अब आगे चलते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं होता। अगर आप उसे ओवरराइड करना चाहते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता। तो हम इन दोनों पैरामीटर को यहां से कर देंगे डिस्ट्रॉय। कर दिया। अब जब कोई कंस्ट्रक्टर में वैल्यू ही नहीं पास होती तो ये x और y की वैल्यू मैं खुद दे सकता हूँ। मैंने इसको वैल्यू दे दी 10 और इसको दे दिया 10। ओके तो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर लिया है। इससे हमें क्या फायदा होगा? अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल कहाँ हो रहा है? जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहली बार, हमेशा ध्यान रखना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जाने अनजाने हमने उसे कई बार कॉल किया, तो हमने उसे यहाँ कॉल कर रखा है। अब आप अपनी आंखों से बड़ी करके थोड़ा सा देख लो। पहले से कॉल हो रखा था, पहले डिफॉल्ट कॉल हो रहा था, आज भी डिफॉल्ट कॉल होगा, लेकिन मैंने ओवरराइड मार रखा है। अब अगर मैंने ओवरराइड मार रखा है तो एक्स वाई में 10-10 गया होगा। अब मेरे को यहाँ इसको वैल्यू देने की क्या आवश्यकता है? मैं अगर डिस्प्ले करूंगा तो अब 0 नहीं आएगा, क्या आएगा? 10 और 10 आएगा। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड मार दिया। और ये कंस्ट्रक्टर हमने कौन सा ओवरराइड मारा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। समझ आया? अगर मुझे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू देकर इनिशियलाइज करना है, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखिए।
सेम एक कंस्ट्रक्टर हम और बना देंगे, बना दिया, इसमें मैं वैल्यू पास कर दूंगा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा, तो मेरे पास अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है। यानी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैं तय कर सकता हूं कि मुझे उसको क्या वैल्यू देनी है, और मैं यहीं की यहीं अगर ये वैल्यू असाइन कर देता हूं दिस वन, तो इस बार वो उनकी वैल्यू 7 और 8 लेके जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर का मेन रोल क्या है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 डला दिया। अगर डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड करना है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो। अगर आप चाहते हैं वैल्यू खुद से देना तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दो। और कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया आपका। अब आप इसे रन कर सकते हैं। 7। तो भाई बच्चों, आज की क्लास हम ओवर करते हैं। 2-3 प्रोग्राम थे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, बाय बाय।